नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 11 जुलाई 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन है ये। आज काफ़ी सारे ऐसे न्यूज़ हैं जिसे मुझे डिस्कस करना है और यकीन मानिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत सारे पीटी और मेंस दोनों एग्जाम के लिए आपके न्यूज़ मिल जाएंगे इसमें। अंत तक देखिएगा वीडियो को। बिहार स्पेशल भी मैं अंत में एक टॉपिक करवाता हूँ जहाँ से बिहार के पीटी और मेंस में सवाल पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो कल तो आपका सोमवार था, कल सावन का पहला सोमवार था। सभी को शिव जी की आशीर्वाद मिले। कल जल्दबाजी में विश नहीं कर पाया था। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़। देखिए यहाँ पर क्या है। पहला तो आपका हेडिंग है, वही चारों तरफ जो वर्षा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। और आपको मैं बता दूं कि ये अगर भारत है ना, तो भारत के इस एरिया में सबसे ज़्यादा वर्षा भी देखने को मिल रही है। ओके, और यहाँ से हिमाचल को भी। बाकी बिहार और बंगाल में इनमें बहुत कम वर्षा हो रही है, मतलब 7 से 9% तक कम ही वर्षा हो रही है। बाकी ये जो पूरा पश्चिम भारत है अभी लगभग में, वो पूरा डूबा हुआ है, इतना ज़्यादा वर्षा हो रही है। तो ये एक क्रम है। बाकी यहाँ से सवाल तो नहीं पूछे जाते। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है, इस बरसात ने सरकार की पोल खोल देती है। हर साल सरकार को बिल्कुल सामने रख देती है कि भाई देखो कितने निकम्मे हो तुम लोग, कि एक वर्षा हो जाती है तो आपका पूरा शहर डूब जाता है। राजधानी दिल्ली मंत्रियों के घरों में पानी घुस गए, तो आप खुद ही सोच सकते हैं, जो मंत्री अपना घर नहीं संभाल सकता वो हमारा क्या संभालेगा। अपने न्यूज़ पर चलते हैं। बाकी तो और इसमें कुछ है नहीं। अपना जो न्यूज़ है वो यहाँ से शुरू होता है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जी जाएंगे फ्रांस और वहाँ पर कुछ समझौते होंगे। एक तो राफेल का समझौता होगा। राफेल के बारे में आप लोगों को पता होगा, 26 राफेल युद्धक विमान, वो 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी। तो देखिए, मैं आपको स्कॉर्पियन पनडुब्बी क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि स्कॉर्पियन पनडुब्बी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहता है। प्रोजेक्ट 75 के बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे गए हैं यूपीएससी में और आप लोगों से भी पूछे जा सकते हैं। पीटी में भी पूछे जा सकते हैं, मेंस में भी पूछे जा सकते हैं। देखिए क्या है, भारत अब फ्रांस से 26 राफेल युद्धक विमान और 3 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी खरीदने की तैयारी में है। 90,000 करोड़ रुपये से अधिक के रक्षा समझौते की संभवतः घोषणा हो सकती है। और मोदी जी इसी महीने जाएंगे फ्रांस के दौरे पर। यह सौदे की अंतिम कीमत नहीं है। मेक इन इंडिया के तहत रक्षा समझौते को भारत में रियायत मिलने की उम्मीद के करार से जुड़ी, तो मतलब बहुत सारा कुछ खरीदेंगे। हमें वो नहीं पढ़ना, हमें किस चीज़ में पढ़ना है, हमें प्रोजेक्ट 75 समझना है मूल रूप से क्या होता है और स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी क्या होती है, ये याद रखिएगा। पीटी में भी स्टेटमेंट बनाकर पूछे गए हैं आपके सवाल, और मेंस में भी इससे जुड़े हुए सवाल पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। ओके, देखिए प्रोजेक्ट 75 क्या है। यह भारतीय नौसेना का एक कार्यक्रम है। इसमें स्कॉर्पियन डिजाइन की 6 पनडुब्बियों का स्वदेशी निर्माण शामिल है। स्कॉर्पियन एक पारंपरिक संचालित पनडुब्बी है जिसका वजन 1500 टन है और यह 3,300 मीटर की गहराई तक जा सकती है। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, 300 मीटर की गहराई तक जा सकती है। मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड अक्टूबर 2005 में हस्ताक्षर किए गए 3.75 अरब डॉलर के सौदे के तहत फ्रांस के नौसेना समूह से प्रौद्योगिकी सहायता के साथ 6 स्कॉर्पियन श्रेणी पनडुब्बियों का निर्माण कर रही है। कौन कर रही है? मझगांव डॉकयार्ड शिप लिमिटेड जो है वो कर रही है। प्रोजेक्ट 75 में 6 पनडुब्बे का स्वदेशी निर्माण शामिल है। प्रोजेक्ट 75 के तहत अन्य सबमरीन का ध्यान रखिएगा। इनके नाम को पहली सबमरीन आईएनएस कलवरी थी, और जो भारतीय नौसेना में दिसंबर 2017 में दूसरी सबमरीन आईएनएस खांडेरी, देखिए 3 के है और 3 वी है। ओके, उस सितंबर में तीसरी सबमरीन आईएनएस करंज थी, कलवरी, उसके बाद से खांडेरी और करंज 3 हो गया, और उसके बाद से चौथी आईएनएस वेला को नंबर 2021 में शामिल किया गया था। और देखिए वेला भी हो गया, वागसीर भी है, वैगई है, 3 ये हैं और 3 के से नहीं। तो 6 पनडुब्बी का समझौता हमने कहाँ से किया हुआ है? तो फ्रांस के नौसेना से किया हुआ, प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाने के लिए। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ समय पहले का ही न्यूज़ है, ऊपर से भी मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे आईएनएस वागीर को जब शामिल किया गया था उसके बात हो रही है। आईएनएस वागीर पूर्व में रूस से प्राप्त किए गए सबमरीन को 3 दिसंबर 1973 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और लगभग 3 दशक तक देश की सेवा करने के बाद 7 जून 2001 को सेवा मुक्त कर दिया गया था, और फिर से वागीर के नाम से ही एक अलग पनडुब्बी को भारत में शामिल किया गया था कुछ समय पहले। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाल ही में प्रोजेक्ट 75 के तहत आईएनएस वागीर नाम की 5वीं स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल कर ली गई है। 6 बनेगा, जिसमें से 5 बन के तैयार हो चुकी है, 6ठी भी बहुत जल्द शामिल हो जाएगी। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा प्रोजेक्ट 75 को, और 6 के 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बियाँ हैं इनको भी ध्यान में रखिएगा। भारत अभी भी पनडुब्बियों के मामले में पिछड़ा हुआ है। हमें जब चीन और पाकिस्तान का मुकाबला करना है हिंद महासागर में, तो हमारे पास पनडुब्बियों की संख्या कम है और हमारे पास हाईटेक पनडुब्बी नहीं है, और हमारे पास उसकी तकनीक भी नहीं है बनाने के लिए। हाईटेक पनडुब्बी का मतलब क्या होता है? जैसे परमाणु जो पनडुब्बी होते हैं उस तरह की पनडुब्बी हमारे पास बहुत कम है अभी भी। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा।
और पनडुब्बी के बारे में जरूर ध्यान रखें। प्रोजेक्ट 75 बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से सवाल पूछा जा सकता है आपसे, ओके। और फ्रांस के साथ सहयोग के साथ हम विकसित कर रहे हैं। अगली न्यूज़ पर चलते हैं हम लोग। देखिए अगला न्यूज़ जो है ये किससे जुड़ा हुआ है, केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने की राज्य के साथ स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की समीक्षा। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 जो है ये स्वच्छ भारत मिशन का अगला वर्जन है, अगला स्टेज है। क्या किया जाएगा, केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सभी शहरों को 2026 तक 3 स्टार कचरा मुक्त शहर का रेटिंग की श्रेणी हासिल करने का प्रयास करना है। 3 स्टार कचरा मुक्त शहर का रेटिंग हासिल करना है। राज्यों में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 पर अमल की समीक्षा और वर्कशॉप को संबोधित करते हुए पुरी ने कहा कि वह सफाई और कचरा प्रबंधन में उल्लेखनीय सुधार की आशा करते हैं। मैं क्या करूंगा अभी मैं आपको समझाऊंगा स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 क्या है और ये किस प्रकार से काम करता है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 ने कचरा मुक्त शहरों के लिए चल रहे जन आंदोलन को मजबूत करने के लिए कचरा मुक्त शहरों के लिए राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संचार फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है। राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संचार फ्रेमवर्क क्या है, कचरा मुक्त शहरों के लिए BCC फ्रेमवर्क राज्यों और शहरों हेतु गहन व केंद्रीय अंतर व्यक्तिक संचार अभियानों के साथ बड़े पैमाने पर मल्टीमीडिया अभियान चलाए जाने के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज या ब्लूप्रिंट के रूप में काम करेगा कि भाई कैसे क्या काम करना चाहिए। उसके रूप में यह फ्रेमवर्क भारत के शहरी परिदृश्य को बदलने के लिए स्रोत में पृथक्करण, मतलब जहाँ पर कचरा आ रहा है ना वहीं पर अलग अलग कर देना, गीला कचरा, सूखा कचरा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक वाला, संग्रहण, परिवहन, कचरे का प्रसंस्करण, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, डंप साइट पर उपचार जैसे विषयों पर अभियान में तेज करने पर केंद्रित है। लगभग में हमने कचरा के जो उनका निराकरण होता है उनसे जुड़े हुए हर एरिया को कवर किया है कि भाई घर से जब कचरा निकले वहाँ से ही काम शुरू हो जाए। अब SBM 2.0 के बारे में क्या है, ये अलग कैसे है पहले वाले से, तो बजट 2021-22 में घोषित SBM अर्बन 2.0 SBMU के पहले चरण की निरंतरता है। इसे अगले 5 वर्षों में कचरा मुक्त शहरों के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था। सरकार शौचालयों से सुरक्षित प्रवाह, मल कीचड़ के निपटान, सेप्टेज का उपयोग करने का भी प्रयास कर रही है। इसे 1.41 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2021 से 2026 तक 5 वर्षों के लिए लागू किया गया है। PT का प्रश्न यहीं से बन गया है कि आपसे ये पूछा गया जाएगा कि SBM स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 कब तक के लिए लागू किया गया है, तो 2026 तक के लिए लागू किया गया है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। शहरी भारत को खुले में शौच मुक्त, ओपन डेफिकेशन फ्री ODF बनाने और नगरपालिका के ठोस कचरे के 100% वैज्ञानिक प्रबंधन के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती पर 2014 ईस्वी में SBMU का पहला चरण शुरू किया गया था, जो अक्टूबर 2019 तक चला है। उसके बाद से इसको लॉन्च किया गया। लक्ष्य क्या है, यह कचरे के स्रोत पर पृथक्करण, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक, वायु प्रदूषण में कमी, निर्माण, विध्वंस। आपसे क्या पूछ लेगा, SBM 2.0 के तहत कौन सा क्षेत्र शामिल है, उसमें एक से दे देगा वायु प्रदूषण। तो आप क्या बोलेंगे, स्वच्छ भारत मिशन वायु प्रदूषण कहाँ है, शहरी में वायु प्रदूषण को भी शामिल किया गया है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। गतिविधियों से कचरे का प्रभावी ढंग से प्रबंधन, सभी पुराने डंप साइट के बायो रेमिडेशन पर केंद्रित है। इस मिशन के तहत सभी अपशिष्ट जल को जल निकाय में छोड़ने से पहले ठीक से उपचारित किया जाएगा और सरकार अधिकतम पुनः उपयोग को प्राथमिकता देने का प्रयास कर रही है। मिशन का परिणाम क्या होगा, सभी वैधानिक शहर ODF+ प्रमाणित हो जाएंगे। पानी, रखरखाव, स्वच्छता के साथ शौचालयों पर केंद्रित 1 लाख से कम आबादी वाले सभी वैधानिक शहर कीचड़ सेप्टेज प्रबंधन के साथ शौचालयों पर केंद्रित ODF++ प्रमाणित हो जाएंगे। देखिए ODF+ अलग है और ODF++ अलग है। ODF++ में है, ODF+ में है आपका कि ओपन डेफिकेशन फ्री होना चाहिए और ODF++ में है कि ओपन डेफिकेशन के साथ साथ ओपन में मूत्र से भी फ्री होना चाहिए और उनका उपचार भी होना चाहिए, कचरे का प्रबंधन भी होना चाहिए, है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और दोनों में अंतर पूछ सकता है आपसे। 1 लाख से कम आबादी वाले सभी वैधानिक कस्बों का 50% जल प्रमाणित हो जाएगा, जिसका उद्देश्य पानी के उपचार व पुनः उपयोग करके शौचालय को बनाए रखना है। जैसे ग्रे वाटर आपने जानते होंगे, ग्रे वाटर होता है, एक ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर होता है। ग्रे वाटर क्या होता है भाई, तो जैसे आप नहाते हैं वो हो गया ग्रे वाटर, और जैसे आप टॉयलेट यूज़ करते हो वो ब्लैक वाटर हो गया। ग्रे वाटर का प्रबंधन, ग्रे वाटर को साफ़ करना फिर से आसान होता है। जैसे कुल्ला वाला पानी होता है, नहाने वाला पानी होता है, उनको फिर से उपचारित करना, फिर से उसको पीने लायक बनाना आसान होता है। लेकिन ब्लैक वाटर जो होते हैं टॉयलेट वगैरह के निकलने वाले पानी, उसको उपचारित करना थोड़ा सा कठिन होता है। तो दोनों को हम स्रोत पर ही अलग अलग कर देंगे। नहाने वाले पानी को हम एक अलग टैंक में ले जाएंगे और टॉयलेट के पानी को अलग टैंक में ले जाएंगे, फिर उसको उपचारित करके फिर से पीने योग्य बना के आप ही के घर में भेज दिया जाएगा।
ओके, कचरा मुक्त शहरों के लिए आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के अनुसार सभी वैधानिक कस्बों को कम से कम कचरा मुक्त 3 स्टार दर्जा दिया जाएगा। सभी पुराने डंप साइट का जैव उपचार भी होगा। जैव उपचार तो जानते ही हैं, बायो उपचार करना, जिससे क्या होगा, प्राकृतिक चीज़ों का ही यूज़ करके उपचार कर देना। स्रोत क्या है, PIB से लिया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगली न्यूज़ पर हम लोग चलते हैं। देखिए, कुछ दिन में पहले ही मैंने बताया था कि IIT मद्रास जो है उसने कहाँ पर खोला है, तो तंजानिया के जिंजीबार एक स्वायत्त क्षेत्र था। मैंने उसका मैप भी दिखाया था। जिंजीबार के पास एक चैनल भी था, आपको याद होगा, स्टेट था, जल स्टेट, वाटर स्टेट जिसको कहा जाता है, उसका नाम आपको पता होना चाहिए। तो तंजानिया में IIT मद्रास ने खोला। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि UAE में IIT दिल्ली अपना कैंपस खोलने जा रही है। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। शिक्षा मंत्री प्रधान ने इनका धर्मेंद्र प्रधान नाम है, UAE के शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में किया ऐलान। UAE के स्कूली छात्रों के लिए भी IIT दिल्ली कैंपस शुरू करेगा, समर बूट कैंप। ओके, देखिए यहाँ पर क्या है कि IIT मद्रास के बाद अब IIT दिल्ली भी देश से बाहर अपना अंतर्राष्ट्रीय कैंपस खोलने जा रहा है, जो संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में होगा। दोनों देशों के बीच इस कैंपस को खोलने पर लगभग सहमति बन गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सोमवार को IIT दिल्ली में UAE के शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच रिश्तों में मजबूती आएगी। अब देश के कुछ और IIT भी जल्द अपने अंतर्राष्ट्रीय कैंपस खोलने का ऐलान कर सकते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कैंपस खोल रहे हैं IIT, और हमारा लक्ष्य क्या है मैं बता देता हूँ। ये भारत है, अपना देश, भारत देश है ना। इसके जितने भी IIT हैं उनको अरेबियन कंट्री में स्थापित करना, अफ्रीकन कंट्री में स्थापित करना और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में स्थापित करना। इससे क्या होगा, इंडियन कल्चर, इंडियन सॉफ्ट पावर को थोड़ी सी मजबूती मिलेगी, हमारी विदेश नीति थोड़ी सी डायनामिक हो जाएगी और दुनिया के देशों को भी फ़ायदा होगा। आपने सऊदी अरब का नाम सुना है, लेकिन आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहाँ पर देखते हैं? यूरोप और अमेरिका में उपस्थित होते हैं सारे अच्छे यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड आपको ब्रिटेन में मिलेंगे। सऊदी अरब का कोई फेमस यूनिवर्सिटी आपने नहीं सुना होगा। पैसा सुना होगा, फैक्ट्री सुनी होगी, लेकिन कोई यूनिवर्सिटी नहीं सुना होगा आपने फेमस। तो ये क्या है भाई, पैसा है उनके पास, लेकिन उनके पास अभी भी डायनेमिक एजुकेशन की कमी है। वो लोग सब कुछ बाहर से ही खरीदते हैं, साइंटिस्ट भी बाहर से खरीद कर ले आते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इससे क्या होगा, उन देशों में भी रिसर्च और एजुकेशन का कल्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा। अफ्रीका में भी डेवलपमेंट होगा। दक्षिण पूर्व एशिया में जो हमारे कल्चर से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड हैं, रामायण जितना अच्छा से हम नहीं पढ़ते, हम तो आदि पुरुष जैसे बकवास मूवी बनाते हैं। इंडोनेशिया इस्लामिक देश होकर वहाँ पर रामायण जितना अच्छा होता है, दुनिया का सबसे अच्छा रामलीला इंडोनेशिया के लोग करते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पर दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भी हम अपना कैंपस खोलने जा रहे हैं। भारत की पहचान प्राचीन भारत में शिक्षा से ही थी। नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे चीज़ें थी, तक्षशिला थी हमारे पास, और बहुत सारे भारत के यूनिवर्सिटी थे। सिंघानिया के बुक आप जब पढ़ेंगे ना कल्चर, तो 52 से ज़्यादा भारत में यूनिवर्सिटी थे। आप तो एक ही दो का नाम पढ़ते हैं। 52 से 36 के बीच में है शायद, 36 से 52 के बीच भारत में अलग अलग यूनिवर्सिटी से, दक्षिण भारत में भी। तो इसको ध्यान रखिएगा। ये हमारे कल्चर को बूस्ट करने के लिए एक तरह से, और विदेश नीति को बूस्ट करने के लिए कार्यक्रम है। थोड़ा सा सोच को डायनामिक कीजिए, ब्रॉड व्यू कीजिए, अपने आप समझ में आने लग जाएगा। अगला क्या है, अगला जो न्यूज़ है वो है सत्र से संबंधित। मानसून सत्र से पहले सरकार ने 19 को बुलाई राजग की बैठक। हमें इस पर नहीं जाना है, हमें संसद और उनके सत्र संबंधी क्या प्रावधान है हमारे भारत के संविधान में, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना है। देखते हैं, आर्टिकल सहित याद कीजिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ, संसद के सत्र के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 85 में इसका प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 85 किससे जुड़ा हुआ है, तो संसद के सत्र से जुड़ा हुआ है। देखिए, जहाँ पर प्रधानमंत्री का आर्टिकल समाप्त होता है, उसके बाद किसका शुरू हो जाता है, तो आपका शुरू हो जाता है संसद का। और फिर संसद कहाँ तक चलता है, तो 122 है तक चलता है शायद, 123 से शायद सुप्रीम कोर्ट है, 124 से उतना मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। 124 से फिर 147 तक चलता है सुप्रीम कोर्ट। फिर 148 में कौन आ जाते हैं, तो भारत के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आ जाते हैं। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। देखिए, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। देखिए, संविधान का हर आर्टिकल याद होना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन एक अंदाज़ा होना चाहिए कि हाँ भाई सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के बाद कैग का आर्टिकल शुरू हो जाता है, और फिर सुप्रीम कोर्ट से पहले अध्यादेश की शक्ति का है, आर्टिकल 123 में अध्यादेश की बात की गई है ना। तो ये एक अंदाज़ा ज़रूर होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा आर्टिकल है, किस भाग में है। बाकी हर आर्टिकल को याद करना ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ चर्चा में रहता है उससे जुड़ा हुआ आर्टिकल आप याद कर सकते हैं। संसद के किसी सत्र को बुलाने की शक्ति सरकार के पास है। इस पर निर्णय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिया जाता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है। भारत में कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है। संसद के एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं, लेकिन संविधान में कितने सत्रों का जिक्र है? संविधान में बोला गया है कि 2 सत्र के बीच में
6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। यानी कि संविधान में कम से कम कितने सत्रों की जिक्र की गई है इनडायरेक्टली, तो 2 सत्र की बात की गई है। हमारे देश में कितने सत्र होते हैं? एक होता है आपका बजट सेशन, जो आपने देखा होगा फरवरी महीने में होता है। एक होता है आपका मानसून सेशन, जो कब होता है? तो अभी जुलाई में शुरू हो जाएगा, 20 जुलाई से शायद। और एक होता है आपका शीतकालीन सत्र, जो दिसंबर और नवंबर लास्ट, दिसंबर जनवरी के आसपास, दिसंबर के आसपास होता है। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, तीनों सत्रों को, और 85 आर्टिकल को भी ध्यान में रखिए। अगला क्या है? सबसे लंबा बजट सत्र जनवरी के अंत में शुरू होता है और अप्रैल के अंत तक या मई के पहले सप्ताह तक समाप्त हो जाता है। इस सत्र में एक अवकाश होता है ताकि संसदीय समितियां बजटीय प्रस्ताव पर चर्चा कर सकें। दूसरा सत्र 3 सप्ताह का मानसून सत्र है, जो आमतौर पर जुलाई माह में शुरू होता है और अगस्त में ख़त्म होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। शीतकालीन सत्र, तीसरे सत्र का आयोजन नवंबर से दिसंबर तक किया जाता है। संसद सत्र आहूत करना, इससे जुड़ा हुआ सवाल बहुत बार पीटी में पूछा गया, बहुत बार पीटी में पूछा गया है। संसद को आहूत करने के लिए राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को समय समय पर समन जारी करता है, परंतु संसद के दोनों सत्रों के मध्य अधिकतम 6 माह से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। अभी मैंने बताया था, अर्थात संसद को कम से कम वर्ष में 2 बार तो बैठक करना ही पड़ेगा। स्थगन क्या होता है? संसद की बैठक को स्थगन या अनिश्चित काल के लिए स्थगन या सत्रावसान या विघटन, ये सभी शब्द को ध्यान में रखिएगा, एक एक टर्म को। लोकसभा के मामले में द्वारा समाप्त किया जाता है। स्थगन द्वारा बैठक को कुछ निश्चित समय, कुछ घंटे, दिन या सप्ताह हो सकता है के लिए निलंबित किया जाता है। सत्रावसान क्या होता है? सत्र का अवसान हो जाता है। जैसे मानसून सत्र खत्म हो गया तो अब अगला सत्र शुरू होगा। सत्रावसान द्वारा न केवल बैठक बल्कि सदन के सत्र को भी समाप्त किया जाता है। सत्रावसान की कार्यवाही राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति जी करते हैं सत्रावसान, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। सत्रावसान और फिर से इकट्ठा होने तक के समय को अवकाश कहा जाता है। सत्रावसान का आशय सत्र का समाप्त होना है, की विघटन। लोकसभा के मामले में, क्योंकि राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता। देखिए विघटन अलग होता है, लोकसभा का जब विघटन हो जाता है उसके बाद चुनाव होते हैं, लेकिन सत्रावसान के बाद अगला सत्र आयोजित, जैसे मानसून सत्र का सत्रावसान हुआ तो कौन सा सत्र शुरू होगा? दिसंबर में शीतकालीन सत्र शुरू हो जाता है। कोरम क्या होता है? कोरम तो आपको पता ही होगा, देखिए इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है ये। कोरम का मतलब होता है कि कम से कम उतने सदस्य तो होने ही चाहिए तभी सदन लगेगा। जैसे लोकसभा के सदस्य संख्या मान लो 500, तो क्या कर दिया हमने कि 10% सदस्य होना चाहिए, यानी कि 50 लोग तो कम से कम होने ही चाहिए, जिनके बाद सत्र शुरू होगा। ओके, इसी को कोरम कहा जाता है। कोरम या गणपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या है जिनकी उपस्थिति के चलते सदन का कार्य संपादित किया जाता है। यह प्रत्येक सदन पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। अर्थात किसी कार्य को करने के लिए लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य, क्योंकि 550 सदस्य हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्यों का होना अनिवार्य है, क्योंकि राज्यसभा में 250 सदस्य हैं, तो 25 सदस्य कम से कम होंगे तभी जाके राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होगा। तो कोरम को भी ध्यान में रखिएगा, सत्रावसान को भी ध्यान में रखिएगा, सत्र कैसे होता है उसको भी ध्यान में रखेंगे, आर्टिकल 85 को भी ध्यान में रखेंगे। और यहाँ से पीटी मेंस दोनों में सवाल पूछे जाते हैं। मेंस में क्या पूछा जाता है? संसद को लेकर क्या सुधार की कार्रवाई हो सकती है? संसद ने कितना काम किया है? क्या संसद हमारा वास्तविकता में काम कर रही है? क्या संसद अभी सभी संसाधनों का यूटिलाइज कर रही है? इस तरह के सवाल आपसे मेंस में भी पूछे जा सकते हैं। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक आपका पीटी फैक्ट से संबंधित है और इसमें कुछ भी नहीं है बाकी, ये सब न्यूज़ आपको अगले दिन मैं कवर करवा दूंगा। इस न्यूज़ वैसे कुछ खास है भी नहीं, डिटेल में मैं आपको समझाना पड़ेगा मुझे भारत चीन रिलेशन, तब मैं आपको दलाई लामा जी के बारे में बताऊंगा। खैर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। सऊदी अरब नामक एक देश है, पता ही होगा। नौकरियों के लिए 9 राज्यों में खुलेंगे टेस्टिंग सेंटर। सऊदी अरब में नौकरी के लिए 9 राज्यों में टेस्टिंग सेंटर खोले जाएंगे। उस 9 राज्य में अपना बिहार का भी नाम है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और असम, इन्हीं सब राज्यों में टेस्टिंग सेंटर शुरू किया जाएगा। टेस्टिंग सेंटर, उसके बाद सऊदी अरब में आपको नौकरी मिल सकती है। सऊदी अरब में 10 कुछ श्रमिक तो जाते रहे हैं, लेकिन अब वहाँ इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और इन सब के लिए विभिन्न रोजगारों के लिए भेजा जाएगा। दोनों देश मांग आपूर्ति का समन्वय बनाते युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं। इसके लिए इनके बीच समझौता पहले से ही चल रहा है, लेकिन अब भारत के 9 राज्यों में टेस्टिंग सेंटर खोलने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और सऊदी अरब के ताका मोल होल्डिंग्स ने एक समझौता किया है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी यही ध्यान रखिएगा कि 9 राज्य हैं जिनमें एक बिहार का भी नाम है, जहां पर टेस्टिंग सेंटर खोला जाएगा। सऊदी अरब में बहुत सारे लोग जाते हैं काम करने के लिए, आपको पता ही होगा। खासतौर से मुस्लिम लोग बहुत सारे जाते हैं। मेरे गाँव को भी भरे पड़े हैं वहाँ पर लोग, पता नहीं कहाँ चले गए सब लोग। तो सऊदी अरब में जाते हैं, तो उसी के क्रम में ये न्यूज़ था।
9 राज्यों में खोला गया, 9 के 9 हो सकेगा तो नाम ध्यान में रखिएगा। पीटी में हो सकता है खिसक जाए अतुल प्रसाद जी का और पूछ लें कि बताओ कौन कौन राज्यों में खोला गया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगला न्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है आपका, ये न्यूज़ नहीं है, ये न्यूज़ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि राज्य चलाने का काम हम नहीं कर सकते हैं, वो वहाँ की राज्य सरकार का काम है और केंद्र सरकार का काम है। अपना ठीक रहा, हमारे सर मत फोड़ो, दंगा फसाद हो रहा है तो उसको रोकने का काम आपका है। ये बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हमें इस पर नहीं पढ़ना है, हमें क्या देखना है, मेडिकल के क्षेत्र में एआई के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है भारत में। इंपॉर्टेंट न्यूज़ को छोटे से में छापते हैं हिंदी वाले, और जो बड़े छोटे न्यूज़ होते हैं उनको बड़े बड़ा हेडिंग देकर छापते हैं। आईआईटी गुवाहाटी का एआई मॉडल गठिया का लगाएगा सटीक अनुमान। देखिए गठिया पर मत जाइएगा, मैं क्या कह रहा हूँ, मेडिकल क्षेत्र में एआई का क्या उपयोग हो सकता है, उससे जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे किसी वैक्सीन का पता लगाना हो तो एआई आसानी से कर सकता है। हिट एंड ट्रायल होता है वैक्सीन में, तो आपको ढूंढते रहना होता है कहाँ से जीन मैच कर गया, कहाँ से डीएनए मैच कर गया, और फिर उस डीन को हम क्या करते हैं, जीएनए को यूज कर लेते हैं और उससे जुड़ा हुआ वैक्सीन बना लेते हैं। तो ये सब काम एआई थोड़ा तेज़ी से कर सकता है। तो देखिए मेडिकल क्षेत्र में एआई का क्या उपयोग हो सकता है, इससे जुड़ा हुआ आपसे मेंस में सवाल पूछा जा सकता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और पीटी में ये पूछ लेगा कि भाई गठिया का अनुमान लगाने के लिए एआई का डीप लर्निंग का किसने यूज़ किया है, तो आईआईटी गुवाहाटी ने। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने डीप लर्निंग आधारित ढांचा विकसित किया है जो एक्सरे छवियों से गठिया रोग की गंभीरता का स्वचालित रूप से आकलन करता है। एक्सरे लेकर वो स्वचालित रूप से, ऑटोमेटिक रूप से गठिया जो होगा उसका वो इलाज ढूंढ सकता है और वो किस स्तर तक प्रभावित कर रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में पता लगा सकता है। एआई आधारित मॉडल जिसका नाम ऑस्ट्रियो एएचआर नेट, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ बड़ा सा ऑस्टियो एच आर नेट, ऑस्टियो एच आर नेट, ये इसका नाम है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। ऑस्टियो एच आर नेट, ऑस्टियो एच आर नेट, ये इसका नाम है, का उपयोग बीमारी की गंभीरता का स्तर पता लगाने और सटीक इलाज में डॉक्टरों को मदद करने के लिए किया जा सकता है। आपसे क्या पूछेगा, हाल ही में चर्चा में रहा ऑस्टियो एच आर नेट क्या है, तो आप क्या बताएंगे। ये आईआईटी गुवाहाटी द्वारा विकसित एक एआई संयंत्र है, एआई तरह का एक प्रोग्राम है जिसकी मदद से क्या किया जाता है, गठिया का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। आईआईटी गुवाहाटी ने कहा कि दूसरों की तुलना में हमारा मॉडल ऑस्टियोआर्थराइटिस की गंभीरता स्तर को तय करने के लिए क्षेत्र में इंगित कर सकता है जो चिकित्सकीय रूप से सबसे अहम है। इससे डॉक्टरों को शुरुआती चरण बीमारी का सटीक पता लगाने में मदद मिलेगा। गठिया दुनिया में सबसे आम बीमारी है, भारत में इसका प्रसार 28% के करीब में है, और इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। और ये सटीकता से पहले ही अनुमान लगा लेगा कि इस आदमी को गठिया हो सकता है या नहीं हो सकता है। ऑस्टियो एच आर नेट को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ऑस्टियोलॉजी तो ध्यान में रहता ही है, तो आर नेट को भी ध्यान में रखिएगा, बाकी अपना काम हो जाएगा। इस न्यूज़ में मुझे यही बताना था आपको। अगले न्यूज़ पर चलते हैं हम लोग। अगला न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और आज का आर्टिकल है। देखिए उस दिन मैंने समझाया था निवेशकों के लिए पसंदीदा देश बना है भारत, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से मुझे रिपोर्ट समझाना है आपको। रिपोर्ट किसका है, तो अंकटाड नामक एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। अंकटाड नामक एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। इसने क्या रिपोर्ट जारी किया है, ये हर साल रिपोर्ट जारी करती है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 में कहा गया है कि 2022 में विकसित देशों के कुल 378 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। भारत में 2022 में 49 अरब डॉलर का एफडीआई आया है। 49 अरब डॉलर, दिन भर बैठ के अगर जीरो लिखेंगे तो भी खत्म नहीं होगा, उतने का एफडीआई आया है भारत में। वैश्विक स्तर पर एफडीआई में गिरावट के रुझान के बीच भारत दुनिया के सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाले 20 देशों की सूची में 8वें पायदान पर स्थित है। इस विदेशी निवेश की बदौलत भारत विश्व में नई परियोजनाओं की घोषित करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट मैंने उस दिन समझाया था, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट वाला भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। अब आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि एफडीआई हमारे देश में बढ़ रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। तो देखिए इन्होंने भी कारण बताया, विशेषज्ञ हैं तो इनके कारण को समझ लेना चाहिए। इन्होंने कारण बताया जीएसटी को, विनिर्माण के लिए परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को, यात्री वाहनों की बिक्री, यूपीआई पेमेंट इंटरफेस के जरिए लेन देन प्रभावी वृद्धि, ये सब कुछ ऐसे तकनीकी परिवर्तन है जिसको बताया गया मुख्य आधार किसका, एफडीआई के बढ़ने का। हमारे देश में मुख्य रूप से क्या हो रहा है, बिजनेस करने का माहौल बन रहा है एक अच्छा सा। ऐसे उत्साहवर्धक आर्थिक आंकड़ों से दुनिया भर के वित्तीय संगठन, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां चालू वित्त वर्ष 23-24 में भारत की विकास दर के 6.5% रहने की उम्मीद व्यक्त कर रही है। कहा जा रहा है कि भारत विश्व अर्थव्यवस्था में नई शक्ति प्राप्त कर सकता है। 4 वैश्विक रुझान जनसांख्यिकी, कौन कौन से बड़े सबसे बड़े फैक्टर हैं, जनसांख्यिकी, युवावादी हमारे पास, डिजिटलीकरण बहुत ही अच्छा है, डीकार्बोनाइजेशन और डी ग्लोबलाइजेशन नए भारत के पक्ष में है।
साथ ही देश में प्रतिभाशाली नई पीढ़ी और कौशल दक्षता, आउटसोर्सिंग, बढ़ते हुए मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति के कारण विदेशी निवेश भारत की ओर देख रहे हैं। हमारा जो मध्यम वर्ग है ये सबसे बड़ा हमारी शक्ति है, हम लोग ही सबसे बड़े भारत की शक्ति हैं। मीडियम क्लास क्या होता है इसमें भाई, हमारे पास परचेजिंग शक्ति होती है, हम चीज़ें खरीदते बहुत हैं, अपने ज़रूरत के सामान ही खरीदने जाते हैं। तो 1 अरब 40 करोड़ हमारी जनसंख्या है, तो सबसे बड़ा बाज़ार हम बना देते हैं दुनिया का, इसलिए हमारे यहाँ खूब सारे निवेश आ रहे हैं। उसके बाद मोदी सरकार ने उद्योग कारोबार को आसान बनाने के विगत 9 वर्षों में करीब 1500 पुराने कानून और 40,000 अनावश्यक अनुपालन को समाप्त किए हैं। देखिए ज़रूरी था, जितने कम कानून होते हैं उतने ही खुले तरीके से आपका कारोबार देश में हो पाता है। तो मैंने आपको कारण भी बताया है और फैक्टर्स भी बताए हैं बहुत सारे। कौन कौन से फैक्टर, एक जनसंख्या है, तकनीक है, ऑटोमेटिक जनसंख्या, ऑटोमेटिक चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है, AI को बढ़ावा दे रहा है, हाई स्पीड इंटरनेट है, UPI पेमेंट है, GST है, सरकार ने 1500 कानून ख़त्म किए हैं, सस्ता रोज़गार है, बाज़ार है, मिडिल क्लास है, सब कुछ अपने पास, घर है, दौलत है, पैसा, सब कुछ है ना। तो यही है, निवेशकों का पसंदीदा देश बन रहा है भारत। अब आपको क्या करना है, आपको ये बताना है, आपसे मैं सवाल ये पूछूंगा कि भारत में जब विदेशी निवेश बन रहा है, दुनिया के हम 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन गए हैं, फिर भी भारत में गरीब लोगों का आंकड़ा 80 करोड़ के पास में क्यों बैठा हुआ है, आपको इसका कारण बताना है। भारत में असमानता इतनी ज़्यादा क्यों है, आपको इसका कारण मुझे बताना है। क्या भारत में जो FDI आ रहे हैं, FDI क्या सभी क्षेत्रों में आ रहे हैं? नहीं, सेवा सेक्टर में ज़्यादा FDI आ रहे हैं अभी भी। विनिर्माण क्षेत्र में FDI की संख्या कम है, कृषि सेक्टर में तो और भी ज़्यादा FDI की संख्या कम है। हमें क्या करना चाहिए उसको सुधार के लिए? और आपको क्या बताना है मुझे कि आखिर क्यों हमारे यहाँ 80 करोड़, मैंने कहाँ से गरीब गिने भाई? भारत सरकार 80 करोड़ लोगों को अन्न देती है खाने पीने के लिए, 80 करोड़ तो गरीब हुए ना। तो 80 करोड़ गरीबों की संख्या क्यों है, असमानता क्यों है, और FDI सभी सेक्टरों में क्यों नहीं आ पा रहे हैं, इसके संबंध में आपको सोचना है, सोचकर लिखने की कोशिश करना है। ओके, अगले टॉपिक पर मैं चलता हूँ। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है आपका, इसमें मुझे कुछ भी समझाना नहीं है। देखो भाई, OSDM का मामला हो या और भी बहुत सारे मामले हों, बहुत सारे मामले ऐसे खुल कर आ रहे हैं, और सिर्फ SDM का ही मामला नहीं है, कई जगहों पर पुरुषों का सेक्सुअल असॉल्ट भी देखा गया उन पर। तो इसके कारण से देश में एक चर्चा चल रही है और चर्चा चलते रहना चाहिए। चर्चा में आप भी भागीदार बनिए। कैसे भागीदार बन सकते हैं? तो कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है जिसके कारण से क्या हो रहा है ना कि देश में चर्चा चल रही है कि भाई पुरुष आयोग क्यों ना बना दिया जाए। महिला आयोग है, बच्चों का आयोग है, तो पुरुष आयोग क्यों ना बनाया जाए। देखिए, समाज और सुप्रीम कोर्ट, इन सब चीज़ों पर भी चलेंगे हम लोग, लेकिन आप मुझे सोच कर बताइएगा, कोई पक्ष जंगल का राजा शेर होता है, क्या उसको संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है? हमारा समाज प्रतिसत्तात्मक समाज है, ठीक है, मान लिया हर चीज़ पुरुषों के पक्ष में अपने समाज में बनाया गया है, ये सच है, सच होता है भाई, ये कोई टालने की बात है नहीं। आप लोगों को पता होगा हमारा समाज प्रतिसत्तात्मक समाज है, इतिहास पढ़ा होगा तो पता होगा। तो क्या प्रतिसत्तात्मक समाज में पुरुषों के समक्ष कठिनाई नहीं हो सकती है? क्या वो जीव नहीं होते? क्या उनके इमोशंस नहीं होते हैं? क्या उनको अच्छा और बुरा चीज़ नहीं लगता है? क्या उनको ठेका ले रखा है क्या कि भाई नौकरी करोगे तभी तुम्हारी शादी होगी? क्यों पूरे परिवार का भार उठाएं? जब समानता की बात करते दोनों पक्षों की बात करनी चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पुरुषों का कोई वकील बन के नहीं बैठा हूँ, मैं आपको एक पक्ष दिखा रहा हूँ। दूसरा पक्ष क्या हो सकता है कि पुरुष जब समाज में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली, वर्चस्वशाली लोग हैं, तो उनको क्यों देना चाहिए एक आयोग बनाकर? ये भी तो एक पक्ष हो सकता है। ये पक्ष कि कुछ लोगों का आधार पर एक समाज में पुरुष आयोग क्यों बनाना चाहिए, और कुछ लोग क्या बोलेंगे, कुछ लोगों के लिए ही सही क्यों नहीं बनाना चाहिए। कुछ भी लोगों के, एक भी आदमी है उसका भी शोषण नहीं होना चाहिए, है ना। दोनों पक्ष को समझिएगा। नया टॉपिक है और बहुत ज़्यादा चर्चा में है आजकल, तो इस पर सोचकर ज़रा लिखने की कोशिश कीजिएगा कि पुरुष आयोग बनाने के पीछे कौन कौन से निहित कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण कौन से हो सकते हैं, आर्थिक कारण कौन से हो सकते हैं, और कल्चरल कारण कौन से हो सकते हैं। क्या वाकई आज के समाज में पुरुष आयोग बनाने की ज़रूरत है? ठीक ना, सोचिएगा एक बार। बाकी मैं यहाँ पर न्यूज़ पढ़ देता हूँ। देखिए न्यूज़ क्या है बंधुओं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पुरुष आयोग के गठन को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। उसमें कोर्ट से पुरुष हिंसा के शिकार पुरुषों से जुड़े मामले में निपटने के लिए दिशा निर्देश बनाने और पुरुष आयोग गठित करने की मांग की गई थी। हमारे समाज पुरुष प्रधान है, यानी यह पुरुषों का वर्चस्व है। भारत सहित दुनिया के कई देशों में इस तरह का सोच आज भी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पुरुषों को कोई समस्या नहीं है। हकीकत तो यह है कि वो भी भेदभाव, शोषण और असमानता का शिकार है, कई सारे जगहों पर होते हैं। किसी भी देश के विकास के लिए पुरुष और महिला दोनों को एक लोकतांत्रिक मुल्क में समान अधिकार मिलने चाहिए। हमारे समाज की मानसिकता रुग्णता है, जबकि कोई गलत कार्य होता है तो ठीकरा पुरुषों को फोड़ दिया जाता है। परिस्थिति चाहे कोई भी हो, पुरुषों को ही सवाल के कठघरे में खड़ा कर दिया जाता है।
एक महिला यदि किसी पर पुरुष पर दुष्कर्म का झूठा आरोप लगा दे तो पुरुष का बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इससे पुरुष महिला के समान अधिकारों पर सवाल खड़ा होता है। देखिए, सवाल एक खड़ा किया गया है, चर्चा का एक विषय बना दिया गया है। चर्चा में आप शामिल हो जाइए, लिखिए। सवाल को लिखने की कोशिश कीजिए। सोचिए ज़रा कि पुरुष आयोग बनाने के पीछे कौन कौन से निहित कारण हो सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल दीजिए। समझ में आ रही है ना चीज़ें? कुछ एग्जाम्पल देकर लिखने की कोशिश कीजिएगा कि पुरुष आयोग बनाने के पीछे कौन कौन से निहित कारण हैं। क्या हमारे समाज में आज पुरुष आयोग की मांग जायज़ है? इस पर लिखने की कोशिश कीजिएगा। ये टॉपिक छोटा है लेकिन सोच सब लोग नहीं पाएंगे। 10 पॉइंट भी आप लिख लेंगे तो यकीन मानिए आपका सोच बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं बंधुओं। देखिए अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक से पहले एक फैक्ट मुझे इसमें दिखाना था जिससे आप लोगों को थोड़ा सा लिखने में सहायता मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। दूसरे देशों के एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ब्रिटेन में एक सरकारी वित्त पोषित निकाय है जिसे समानता कार्यालय कहा जाता है, जो पुरुषों के मुद्दों से निपटता है। ऑस्ट्रेलिया ने पुरुषों की भलाई के लिए पुरुष स्वास्थ्य एवं कल्याण नीति और पुरुष स्वास्थ्य नीति बनाई है। कनाडा ने पुरुषों और उनके परिवारों के लिए सहायता सेवाएं परामर्श प्रदान करने वाली संस्था बनाई है। नॉर्वे ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए समाज में पुरुषों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए पुरुष और लिंग समानता एजेंसी की स्थापना की है। स्वीडिश सरकार ने भी लैंगिक समानता, पितृत्व और पुरुषों के अधिकार पर चर्चा के लिए स्वीडिश मेंस मूवमेंट की स्थापना की है। और बाकी देशों का एग्जाम्पल देकर इसके पक्ष में पॉइंट लिखिएगा और सोचकर एक भी चीज़ नाजायज़ नहीं लिखना है, एक पक्ष में नहीं लिखना। आप महिला हैं तो भरसक आप कोस दें पुरुषों को, ऐसा नहीं बनना है। जज नहीं बनना है, आपको ऑफिसर बनना है। तो ध्यानपूर्वक विपक्ष में भी पॉइंट लिखिएगा। नेगेटिव पॉइंट होगा मैं काट के फेंक दूंगा पूरा कॉपी, तो ध्यानपूर्वक लिखिएगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक क्या है। देखिए हमारे राष्ट्रपति जी का जब भी कोई बयान वगैरह आता है तो इससे जुड़ा हुआ चीज़ आपसे सवाल पूछा जा सकता है मेंस एग्जामिनेशन में। देखिए हमारे राष्ट्रपति महोदया नई दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है वहाँ पर एक बैठक हुई है जिसमें उन्होंने बोला है कि उच्च शिक्षा में जो आत्महत्या की दर है या उच्च शिक्षण संस्थानों में जो आत्महत्या की दर है उसको हमें कम करने की ज़रूरत है। आईआईटी में कोई बच्चा पढ़ रहा है, आईआईटी मद्रास में, आप उसका मेंटल कंडीशन सोच सकते हैं कितना ज़्यादा ब्रिलियंट इंसान होगा वो, उसका आईक्यू लेवल कितना तेज़ होगा। आईआईटी मद्रास में पढ़ने के लिए आपको आईआईटी में 500 के अंदर रैंक लाना पड़ता है, तब जाके आप आईआईटी मद्रास में एडमिशन लेने की सोच भी सकते हैं। देश का टॉप आईआईटी मद्रास है, वहाँ पर एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया था। आईआईटी दिल्ली में एक बच्चे ने सुसाइड किया था। आईआईटी बम्बई में भी कुछ समय पहले का एक न्यूज़ आया था कि वहाँ पर जातिगत भेदभाव के कारण सुसाइड कर लिया था। तो ये सब अलग अलग मामले हैं। बड़े बड़े आईआईटी, बड़े बड़े आईआईएम और कोटा के अलग अलग इंस्टीट्यूट में आते हैं कि कुछ ही दिनों में कितने सारे बच्चों ने वहाँ पर आत्महत्या वगैरह कर ली है। तो राष्ट्रपति महोदया ने बोला है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में आत्महत्या की दर जो है वो चिंताजनक है, हृदय विदारक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी इन्होंने एक लाइन और बोला है जो मुझे आपको बताना था कि राष्ट्रपति ने इस मौके पर उच्च शिक्षण संस्थानों में ड्रॉप आउट की समस्या की ओर ध्यान दिलाया है। अब आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा? आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि भाई ऐसा बताओ कि क्यों हो रहे हैं सुसाइड के कंडीशन, सुसाइडल टेंडेंसी क्यों बन रही है हमारे उच्च शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले छात्रों के पीछे। देखिए आईआईटी में अगर कोई बच्चा पढ़ता है उसका फीस मान लीजिए उससे 80,000 रुपये लिया जाता है, एक मान लिया, मुझे नहीं पता कितना है। उस पर सरकार पता है कितना खर्च करती है? कम से कम 80 लाख रुपए खर्च करती होगी उसको एक बार इंजीनियर बनाने में। सरकार बहुत पैसा खर्च करके, जो सरकारी संस्थान आईआईटी, आईआईएम, एम्स में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको बहुत कम फीस देना पड़ता है। और आपको पता है बाकी का फीस कौन देती है? भारत सरकार खर्च करती है। क्यों? क्योंकि कल को ये अच्छा डॉक्टर बनेगा, अच्छा इंजीनियर बनेगा तो देश की सेवा करेगा, देश को लाभ पहुँचेगा। अगर वो बच्चा कोई सुसाइड करता है तो सरकार का नुकसान होता है बहुत बड़ा, देश की संपदा का नुकसान है। एक अच्छा इंजीनियर की अगर मृत्यु हो जाती है, एक अच्छे डॉक्टर की अगर मृत्यु हो जाती है तो सोचिए देश का कितना बड़ा नुकसान होता है। वो बड़ा होकर क्या नहीं कर सकता था। तो राष्ट्रपति जी ने यही बोला है कि क्या है इसके पीछे समस्या, क्या है और इसका समाधान क्या हो सकता है, ये आपको सोचना है बैठकर। और दूसरा चीज़ इन्होंने क्या बोला है, उच्च शिक्षण संस्थानों में ड्रॉप आउट्स रेट्स बहुत ज़्यादा है। ड्रॉप आउट्स का मतलब क्या होता है? एडमिशन लिया 500 बच्चों ने, लेकिन अंत तक पहुँचे डिग्री लेते लेते मात्र 200 ही बच्चे, बाकी 300 लोगों ने ड्रॉप आउट कर लिया, छोड़ दिया। कॉलेज ड्रॉप आउट कर लिया, मास्टर डिग्री ड्रॉप आउट कर लिया, यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट कर लिया। तो इसकी रेट भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये बताना है कि ये ड्रॉप आउट की संख्या को कैसे कम किया जाए और क्यों होता है ड्रॉप आउट। और दूसरा क्या बताया मैंने? दूसरा बताया मैंने सुसाइडल कंडीशंस क्यों बन रहे हैं हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों में और उसको कम कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में आपको सोचना है। सोचकर जरा सा लिखने की कोशिश कीजिएगा। लिखने, ये टॉपिक पढ़ाए नहीं जा सकते हैं, इसमें पढ़ाने लायक कुछ भी नहीं है, इसमें सोचने लायक है। सोचिए संस्थान कैसे बना सकते हैं, वेलफेयर एसोसिएशन बना सकते हैं, डॉक्टरों की सहायता ले सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट की समस्या ले सकते हैं। इस तरह से चीज़ों को सोचिएगा, कारण परिणाम सब कुछ। अब हम लोग बिहार स्पेशल पर चलते हैं। देखिए बिहार का न्यूज़ है 30 मार्च 2023 को। मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में आओ खेलो सह गैर आवासीय प्रशिक्षण योजना, आओ खेलो
सह गैर आवासीय प्रशिक्षण योजना के तहत सभी जिला मुख्यालयों में आउटडोर खेल परिसर यानी स्टेडियम विकसित किए जा रहे हैं। स्टेडियम सभी जिला मुख्यालय में विकसित किए जा रहे हैं। कौन सी योजना के तहत? आओ खेलो सह गैर आवासीय प्रशिक्षण योजना। क्या है भाई ये? आओ खेलो सह गैर आवासीय प्रशिक्षण योजना के तहत 14 खेलों में ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की जा रही है। कल मैंने आपको क्या बताया था, ओलंपियन जो होंगे या एशियन गेम्स खेलेंगे उनको पुरस्कार देगी सरकार, 1-1 करोड़, 1.5 करोड़, 2-2 करोड़ आपने देखा था। तो क्या है, खेल को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब स्टेडियम भी बनाया जा रहा है जिसमें एथलेटिक, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, ताइक्वांडो जो होते हैं, और बॉक्सिंग, बैडमिंटन, फुटबॉल, फेंसिंग, सेफक, टेकरा, शतरंज, बास्केटबॉल, तीरंदाजी, योग के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इस स्टेडियम में स्टेट लेवल तक के खेलों का आयोजन किया जाएगा। खिलाड़ियों को खेलने के लिए पटना या अन्य राज्यों में आने जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने अपने जिला मुख्यालय में जाके आप खेल सकेंगे। पटना कंकरबाग स्थित पाटलिपुत्र खेल परिसर के तर्ज पर सभी जिला मुख्यालय के आउटडोर स्टेडियम को विकसित करने की योजना कला, संस्कृति व युवा विभाग ने बनाई है। कंकरबाग में जो लोग रहते होंगे उन्होंने देखा होगा। इसमें मुख्य रूप से तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध प्रमंडल में आउटडोर स्टेडियम विकसित किए जाएंगे। दरभंगा में तो बड़ा सा एक स्टेडियम भी है, दरभंगा राज का मैदान है, बहुत बड़ा सा है। पहले मैं वहाँ दौड़ने जाता था कभी दरभंगा में, तो वहाँ पर भी है, बाकी जगहों पर भी विकसित किया जाएगा। राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने के लिए प्रशिक्षण पर जोर दिया जा रहा है। सरकार की योजना है कि अगर जरूरत पड़े तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच की सेवा भी ली जाएगी। उल्लेखनीय योजना के तहत राज्य के सभी 534 प्रखंडों में स्टेडियम के निर्माण की योजना है। देखिए, डिस्ट्रिक्ट पर तो करेंगे ही हम, जिला मुख्यालय में तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ हम ब्लॉक स्तर पर भी इसका निर्माण की योजना बना रहे हैं। इस योजना के तहत 312 प्रखंडों में निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। इसमें से 221 प्रखंडों में स्टेडियम का निर्माण हो चुका है। शेष 222 प्रखंडों में 27 प्रखंडों में वर्ष 2022-23 में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति है। इससे 27 में से 4 प्रखंडों में 400 मीटर और बाकी में 200 मीटर ट्रैक युक्त स्टेडियम के निर्माण किए जाएंगे। तो आओ खेलो सह गैर आवासीय प्रशिक्षण योजना को ध्यान में रखिएगा। सभी जिलों मुख्यालय में, सभी ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम बनाने की बात की जा रही है और ट्रेनिंग भी दी जाएगी उनको। बस इसी को ध्यान रखिएगा। आज का वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।